आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। क्या शुरू करने वाले हैं? वैदिक सभ्यता। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सभ्यता फली फूली और कब ये हमारे इतिहास में जो इसने बिखेरा अपना परचम, और किस तरह से इसमें लोग थे, क्या समाज की व्यवस्था थी, उस तरह से हमको इसके बारे में जानना है एक एक पॉइंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यही देखते हैं, ये जो वैदिक शब्द है, यहाँ पे देखेंगे आप, जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द ये किससे बना है? वैदिक जो शब्द है वो बना है वेद से। वेद शब्द से बना है क्या? वैदिक शब्द। और वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता जो थी ये कब आई थी? ये जो हमने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट से जो पहले क्लास हुई थी, इससे पहले वाली, उसमें आपको हमने पढ़ाई थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था एक एक पॉइंट। ठीक है। और फिर भी अगर रह गया तो आप कमेंट कीजिए वीडियो में, मैं आपके लिए उसमें अगला वीडियो एक पार्ट ला के पूरा उसमें फिनिश कर देता हूँ थोड़ा डीपली। हालांकि मैंने उसमें डीपली बताने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता। इसमें देखते हैं कि मैंने आपको बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ वो कौन सी सभ्यता थी? वो थी हमारी वैदिक सभ्यता। ठीक है। और उसको वैदिक सभ्यता, इसका एक नाम और है, आपको बता दूं मैं। वैदिक सभ्यता के अलावा वैदिक सभ्यता, और इसको क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता भी इसको ही कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिए, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात फिर आ गई आर्य वाली। देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे में एक एक चीज़ आप जान के रखिए, क्योंकि परीक्षा में पता नहीं कौन सा आपको पॉइंट पूछ लिया जाए। अभी आर्य है, आर्य शब्द आ गया। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि आर्य का अर्थ क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? श्रेष्ठ या कुलीन। बड़े कुल में या अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? कुलीन, यानी श्रेष्ठ। ठीक है, ये बात होती है। अब यहाँ पे कौन थे? आर्य सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता कहा जाता है आर्य सभ्यता। और जो आर्य थे, इन्होंने सभ्यता को, मतलब आर्यों के टाइम पे ये सभ्यता फली फूली थी। तो जो आर्यों का जो इतिहास है, यानी कि आर्यों का जो इतिहास है, आर्यों का इतिहास मुख्यतः कहाँ से पता लगता है? इनका जो इतिहास है मुख्यतः इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है कि ये आर्य थे, इनके बारे में वो जानकारी मिलती है हमको वेदों से। हालांकि वेदों से इनकी जानकारी मिलती है, तभी इसका नाम क्या रखा गया? वैदिक सभ्यता। तो हर पॉइंट को आप टच करके पढ़ेंगे एक एक करके, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप इसको हवाई पढ़ेंगे, हवाई फार करके, तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो वैदिक सभ्यता हमारी थी, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड क्या था, यानी कि समय जो काल था उसका क्या था? टाइम पीरियड, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 BC से लेकर 600 BC तक इसका क्या था? टाइम पीरियड था। आप इसको याद रखिए। अब देखिए, वैदिक सभ्यता के भी दो पार्ट थे। कौन कौन से थे? एक तो था हमारा ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ये दो काल में हमको बांटा गया, नहीं मतलब कि जो वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसका भी टाइम कुछ रखा गया था, इसका भी कुछ टाइम रखा गया था। अब देखिए, इसको जो टाइम था ऋग्वैदिक काल का वो क्या था? 1500 से लेके 1000 BC तक, ये इसका टाइम था। ठीक है। और उत्तर वैदिक जब स्टार्ट हुआ तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक क्या रहा था? हमारा उत्तर वैदिक काल। इसको आप लोग याद रखिए। और ऋग्वैदिक काल को क्या कहते हैं? एक इसका नाम और है, पूर्व वैदिक काल। पूर्व
वैदिक काल। अगर आप वीडियो बने रहे तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ऑथेंटिक बताऊंगा, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कि जो आर्य लोग आए थे, इसमें जो आर्य भारत में जो प्रवेश उन्होंने किया था, जो वैदिक सभ्यता फली फूली थी, वो कहाँ से आए थे, क्योंकि इस बारे में जो हमारे विद्वान हैं या इतिहासकारों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। उनको जान लेते हैं, उनके कुछ उनके जो पॉइंट्स थे उन्होंने रखा कि उनका मानना था यहाँ से आए थे, और किसी का मानना था पता नहीं कहाँ से आए थे। तो उनको एक एक करके डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो इधर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इनका मूल स्थान। इनका मूल स्थान क्या था, और इधर था विद्वान, लिखते हैं कि किसका क्या मत है। ठीक है, इनके विभिन्न मत थे इनके बारे में कि कौन कहाँ से आया है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट पे कि कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से, यानी कि मूल स्थान कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए थे। एक इनका कहना था, ये था कहना LD कल्ल का। LD जो कल्ल थे उनका मानना था कि जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से ये लोग आए थे। नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मर्षि प्रदेश, यानी कि ब्रह्मर्षि प्रदेश। ठीक है, या देश, कुछ भी ले सकते हैं। ब्रह्मर्षि प्रदेश या देश, यहाँ से आए थे। ये मानना था पंडित गंगानाथ झा का। गंगानाथ झा, इनका मानना था कि आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। नंबर 3 पे आते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश, यहाँ से आए थे। तो ये मानना था डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, यानी कि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इनका मानना था कि ये सैंधव प्रदेश से आए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देविका प्रसाद, यानी कि जो एक थे हमारे विद्वान देविका प्रदेश, ये कहाँ पे, देविका प्रदेश यानी कि मुल्तान। मुल्तान कहाँ इस टाइम पे, पाकिस्तान में। ये देविका प्रदेश मुल्तान से आए थे। ये मानना था DS त्रिवेदी का, यानी कि DS त्रिवेदी का यह मानना था कि ये आए थे देविका प्रदेश से। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। नेक्स्ट लेते हैं कि दक्षिणी रूस, एक जगह का नाम है दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस, ये किसका मानना था, ये था गॉर्डन चाइल्ड, यानी कि गॉर्डन चाइल्ड। इनका मानना था कि जो आ रहे थे वो दक्षिणी रूस से आए थे। ठीक है, अब एक आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस पे आप स्टार बना लीजिए कि मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये किसका मानना था, ये जो मानना था ये था मैक्स मूलर। नाम तो आपने सुना होगा, अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट में पक्का टकराया होगा। ये आए थे, और इनका ही मानना सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बात मानी जाती है कि मध्य एशिया से आए थे। इनके पक्ष में बहुत सारे लोग एग्री करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगले जो विद्वान हैं उनका क्या मानना है। अगले जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जो आर्य थे वो आए थे उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से उन्होंने मतलब आके इधर सभ्यता बसाई थी। एक इनका था, ये हमारे थे पंडित बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का मानना था ऐसा कि वो आए थे उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, आगे जो आते हैं कि तिब्बत, एक विद्वान हमारे हुए हैं, उनका मानना है कि तिब्बत से आए थे। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इनका जो मानना था कि वो तिब्बत से आए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक विद्वान और है, उनका जो मानना क्या है कि उनका मानना है कि जर्मनी से आए थे। सबके अलग अलग हो सकते हैं मानना है, अपना अपना हिसाब से उन्होंने बताया कि जर्मनी से आए थे। ये बताया था हर्ट एंड
पेंकाने, इनका भी आप लोग याद ना रखें नाम। और नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा 10 नंबर पे डेन्यूब नदी की घाटी। डेन्यूब नदी की घाटी यहाँ से आए थे। ये किनका भाई मानना था? ये मानना था गाइस का। गाइस का जो मानना था कि ये कहाँ से आए थे, ये जो आए थे डेन्यूब नदी की घाटी से ये भारत में एंट्री लिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें कि बात हो रही है वेदों की इसमें। ठीक है, वैदिक काल में किसकी बात होगी? वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल, तो इसमें बात किसकी होगी? वेदों की बात होगी, वेदों की बात करेंगे हम। ठीक है, अब वेदों की बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेद हैं कितने। तो वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है भाई बताओ? वेदों की संख्या है 4। ठीक है, और वो हैं कौन कौन से? वो जो हैं वेदों की संख्या 4 हमने बताई है, वो हैं कौन कौन से? तो चलो गिन लेते हैं। नंबर 1 पे लेते हैं ऋग्वेद, नंबर 2 पे लेते हैं सामवेद, एंड 3rd पे आता है यजुर्वेद, और 4 पे आता है हमारा लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस टाइप से हमारे पास 4 वेद हैं, और हम इन वेदों को अलग अलग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि किस वेद में क्या हमको पढ़ने को मिलेगा और क्या इसमें हमको मतलब कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज, इसमें क्या क्या बताया गया है, वेदों में क्या क्या था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें, पॉइंट डाल लो यहाँ पे, ऋग्वेद। हम लोग ऋग्वेद को पढ़ेंगे सबसे पहले। सबसे बड़ा वेद है और सबसे पुराना वेद है। सबसे पहले हम लोग इसको ही पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और पेन का कलर चेंज करके। अब सबसे पहले बात करेंगे जो इसका पाठ करता है, यानी कि ऋग्वेद का जो पाठ करता है, यानी पाठकर्ता को क्या कहते हैं? पाठकर्ता को कहते हैं या पाठकर्ता बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं पुरोहित बोल सकते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो कहते हैं शास्त्रों में वो होता है होत्र। होत्र, ठीक है, या इससे होता भी कहते हैं इसको। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है या पाठ करता है उनको कहते हैं हम लोग होता या होत्र। ठीक है, अब इसमें ऋग्वेद में क्या क्या है? ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। को क्या है हमारा ऋग्वेद में? क्या है? देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें संग्रह किया गया। इसमें है और क्या है? इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं इसमें। चिंता मत कीजिए, एक एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें। और 10,462 क्या है इसमें? मंत्र हैं। इतने इसमें क्या है? इतने इसमें मंत्र हैं। ठीक है, अब इनका संकलन किसने किया था? यानी ऋग्वेद का संकलन किसने किया था? आइए जान लेते हैं। इनका जो संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी ने। श्री वेद व्यास जी ने इसका क्या किया था? संकलन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो ऋग्वेद में एक क्या है? नदी सूक्त है। ठीक है, इसमें सूक्त कितने संख्या? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और 1028 सूक्त में से एक हमारा क्या है? ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है, यानी कि नदी सूक्त जो एक है उसमें 19 नदियों का
19 नदियों का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है और उस सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है? 19 नदियाँ थीं वैदिक काल में, इस तरह से उसमें वर्णन दिया गया है। जिसमें सबसे जो पश्चिम में थी, यानी कि सबसे पश्चिम की नदी कौन सी थी? वो थी कुभा। एंड जो सबसे पूर्व में थी, सबसे पूर्व में कौन सी थी? गंगा जी, गंगा। ठीक है, गंगा नदी थी सबसे पूर्व में। अब आगे बात करते हैं, एक आपको बताते हैं हम लोग नया पॉइंट, यहाँ पे लिख लीजिए स्टार पॉइंट करके, गायत्री मंत्र। आपने सुना है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ये आप कमेंट में बताइए गायत्री मंत्र क्या होता है, नहीं तो मैं आपको अलग से बताऊंगा इसका गायत्री मंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऋग्वेद में इसका कहाँ पे उल्लेख है गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तृतीय मंडल में है, तृतीय मंडल में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब वो तो हो गई उल्लेख की बात, उसमें उल्लेख है। अब इसकी रचना किसने की? गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, इसकी रचना किसने की? इसकी जो रचना की है वो की है महर्षि विश्वामित्र ने, इसकी रचना की है। किसकी? गायत्री मंत्र की। ठीक है, ये तो बात हुई गायत्री मंत्र की। अब गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित है, ये भी बात होती है। कोई मंत्र बनता है तो किसी की स्तुति के लिए बनता है, तो जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए है? वो समर्पित है किसको? सूर्य देवता को, सूर्य के सवित्र रूप को, यानी कि दोनों सूर्य के सवित्र रूप को समर्पित है ये। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए। अब बात करते हैं इसमें कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है। ठीक है, तो सेकेंड व सेवेंथ जो मंडल है, सबसे पुराना मंडल है, सबसे पुराना मंडल है। ठीक है, ठीक है, ये तो हुई बात इसकी। सबसे पुराना मंडल कौन सा है? सेकेंड और ना सातवां, सेवेंथ। ठीक है, अब सबसे नवीन कौन है, ये तो बात उसकी हो गई। अब पुराना तो हो गया। ठीक है, अब सबसे नवीन मंडल कौन सा है? सबसे नवीन मंडल वो है 10वां। इसकी जो रचना हुई सबसे बाद में हुई है। और इसमें क्या किया गया? इसमें जो है पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। इसमें जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में जो मतलब पुरुष में 4 वर्ण दिए गए हैं, उसमें शूद्रों का विवरण इसमें दिया गया है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में शूद्रों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। एक मंडल आता है हमारा 9वां मंडल। इसमें क्या है भाई? इसमें जो है ये सोम देवता को समर्पित है, यानी कि सोम देवता को क्या है? समर्पित है ये। ठीक है, समर्पित। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे अभी आप लोग यहाँ देख लीजिए कि ऋग्वेदिक काल के टाइम की, यानी कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? वो थी हमारी सरस्वती नदी। अभी हालांकि ये विलुप्त है, इसका कोई ऊपर से मतलब कि अच्छे से दिखती नहीं है, ये प्रमाण इसका नहीं है, लेकिन विलुप्त है। लेकिन मान्यता है कि ये इलाहाबाद में आके मिलती है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज संगम में आके मिलती है। लेकिन अभी इसका सिर्फ नाम वहाँ पे चलता है। बात हो रही है नदियों की, तो आगे जान लेते हैं। सर्वाधिक बार जो क्या बोलते हैं पवित्र नदी कौन सी होगी? सरस्वती। ठीक है, इसमें जो ऋग्वेद में जो यमुना जी का नदी है, यानी कि यमुना नदी का जो उल्लेख हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख हुआ है
कितनी बार हुआ है, वो हुआ है 3 बार। इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कितनी बार इसका उल्लेख हुआ है। और गंगा जी, इनका गंगा नदी का कितनी बार हुआ है, इनका हुआ है 1 बार, यानी कि ओनली 1। ठीक है, और कहाँ पे किया गया है, 10वां मंडल में। ठीक है, उल्लेख किया गया है। और बात करते हैं सर्वाधिक बार किसका उपयोग किया गया है। सर्वाधिक बार वर्णन या उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जहाँ पे ये सिंधु नदी गिरती है, यानी कि जहाँ पे ये गिरती है उसको क्या कहते हैं, सिंधु सागर। सिंधु सागर को कहते हैं, या कहते हैं अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं कि जहाँ पे इसमें ऋग्वेद में कहा गया, जहाँ पे गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के जहाँ पे दोआब क्षेत्र इसका है, मतलब कि जहाँ पे उपजाऊ है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ब्रह्मऋषि प्रदेश। ब्रह्मऋषि देश कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे खूब ज़मीन जो है वो उपजाऊ है, उसको कहा गया है ब्रह्मऋषि देश। अब बोलते हैं आर्यावर्त। एक शब्द आपने इसमें सुना है स्टार्ट में कि आर्यावर्त का क्या अर्थ है। आर्यावर्त, जब आर्य यहाँ पे आए थे, आर्य जब उन्होंने प्रवेश किया था भारत में, या भारत के जो उस टाइम पे जो जगह थी, वो जहाँ तक उसका विस्तार हुआ था, उत्तर भारत पर लगभग टोटल उसका अधिकार हो गया था। उत्तर भारत में आर्यों का जहाँ तक विस्तार था, यहाँ तक विस्तार था, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया था, आर्यावर्त घोषित कर दिया था। उसको आर्यावर्त ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो ही बात इसकी। अब ऋग्वेद में कुछ पॉइंट और हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। प्रारंभ में देखो इसमें क्या था, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो दिया गया है हमारा पुरुष सूक्त, यानी कि 10वें मंडल में क्या दिया गया है, 10वां मंडल। इसमें क्या है, इसमें क्या है, पुरुष सूक्त है। ठीक है, पुरुष सूक्त। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत जो दिया गया है वर्ड बनाए गए थे, वर्ड। तो प्रारंभ में इसमें कितने वर्ड थे, प्रारंभ में इसमें वर्ड थे 3। कौन कौन से थे, वो थे ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यानी कि बनिया, ये थे। ठीक है, अब बाद में इसमें एक और जोड़ा गया था, उसका उल्लेख मिलता है, वो कौन सा था, शूद्र, जिसका उल्लेख मैं आपके सामने एक बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पुरुष सूक्त है उसमें नवीन जो है वो क्या जोड़ा था, इसमें शूद्र। कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि ऋग्वेद को जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हर वेद के कुछ ना कुछ ग्रंथ होते हैं ब्राह्मण। ऋग्वेद के कौन कौन से हैं, इसके ऐतरेय, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, इस टाइप से बात करेंगे इसकी हम लोग ऋग्वेद की। ठीक है, और ऋग्वेद में हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अगले जो रहेगा हमारा वो पढ़ेंगे सामवेद, आगे बाकी है यजुर्वेद, बाकी है अथर्ववेद, बाकी आगे पढ़ेंगे। और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वेद के साथ। तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी करें और अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।